Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 9th of January 2024. 9 जनवरी 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज से जो वीडियोस हैं वो मॉर्निंग टाइम में आपको मिल जाएंगे। मैंने शेड्यूल थोड़ा अपना भी चेंज किया है, तो यू विल गेट द वीडियोस बिफोर 9 AM, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। इसके अलावा हम करंट अफेयर्स के रिवीजन सीरीज़ फॉर द 2024 प्रीलिम्स भी स्टार्ट करने वाले, जिसमें पूरे एक साल का करंट अफेयर्स आपका रिवाइज कराया जाएगा अलॉन्ग विद द योजना, कुरुक्षेत्र एंड क्वेश्चंस विच विल बी एज पर द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ द यूपीएससी। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आज से ओपन हो जाएगी फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मुझे पता है कंटेंट यहाँ से बेटर आपको नहीं मिलेगा। दैट इज़ माई पर्सनल बिलीफ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ, जिनके जवाब आप दे सकते हैं। पहला सवाल है, लांजिया सौरा पेंटिंग्स वर रिसेंटली न्यूज़ बिलोंग्स टू। लांजिया सौरा पेंटिंग कौन से ग्रुप से, कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो ऑप्शंस हैं गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। सो वेरी गुड क्वेश्चन, अगर आपसे आता है तो आ जाएगा। करेक्ट आंसर है सी, उड़ीसा। उड़ीसा से बिलोंग करते हैं कि ट्राइब भी है लाइंजिया सौरा ग्रुप इज जो ट्राइब एज वेल पेंटिंग्स बनाते हैं वहाँ पे, बहुत फेमस है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। वेटलैंड्स के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है वेटलैंड्स कंटेन रिच बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू एज इफेक्ट। दूसरा कह रहा है ऑल वेटलैंड्स आर प्रोटेक्टेड अंडर द रामसर कन्वेंशन। तीसरा कह रहा है अमृत धरोहर इज इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट द वेटलैंड्स। ठीक है ना, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन ऑल्सो। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? आई होप आप लोग इसका आंसर तो ज़रूर कर पाएंगे। करेक्ट आंसर इज 2, 2 स्टेटमेंट ही सही है। कौन सा गलत है? ऑल वेटलैंड्स आर प्रोटेक्टेड अंडर द रामसर कन्वेंशन, ये गलत स्टेटमेंट है। सारे वेटलैंड्स रामसर के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है। रामसर कन्वेंशन के अंदर अलग से डिक्लेयर किया जाता है साइट्स को कि दे आर अंडर द रामसर कन्वेंशन नाउ, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इंडिया में 75 साइट्स हैं रामसर की, ये आप याद रख सकते हैं। हाँ, एज इफेक्ट वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। एज इफेक्ट क्या होता है? जैसे दो जहाँ पर ट्रांजिशन, दो अलग अलग इकोसिस्टम्स जहाँ पर मिलते हैं बीच में, वहाँ पर जो आपका डाइवर्सिटी रहती है वो ज़्यादा रहती है ना। तो दिस इज द थिंग विच इज़ देयर। तीसरा क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज लिखी हुई हैं। पहला देखो लिखा है ओमान, दूसरी लिखी है सऊदी अरेबिया, तीसरा लिखा है सूडान, चौथा लिखा है ईरान। अब लिखा है हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कंट्रीज शेयर कोस्टल लाइन विद रेड सी। रेड सी के साथ कोस्टल लाइन में से कितनी कंट्रीज शेयर करती हैं? तो इसका आंसर है 2 कंट्रीज इनमें से। उसमें से पहली है सऊदी अरेबिया, दूसरी है सूडान। देखो मैं आपको बताऊँ तो 6 कंट्रीज हैं ओवरऑल जो बॉर्डर करती हैं आपका रेड सी को। ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये रेड सी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 6 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, येमेन, सूडान, इरिट्रिया एंड जिबूटी। ठीक है ना, तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज कंट्रीज एज वेल। मूव करते हैं फ्रंट पेज की पहली न्यूज़ की तरफ आते हैं। इंडिया मालदीव्स डिस्कस पैट एज इजराइल एम्बेसी ऑल्सो जॉइंस द कंट्रोवर्सी। अब न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसराइल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसराइल ने बस ठीक है हाँ लक्षद्वीप का उन्होंने भी फोटो वीडियो डाल दिया था और कहा बहुत अच्छी लोकेशन है, तो एक अच्छी चीज़ है। इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस के बारे में थोड़ा सा बात कर लूँ मैं कि क्या चेंजेस अभी रिसेंटली देखने को मिले हैं। तो जब से मोहम्मद मुइज़ू जो है वो बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, कई चीज़ें उन्होंने चेंज किए हैं। जो नॉर्मली प्रेसिडेंट्स रहते थे मालदीव्स के, वो पहली जो विज़िट करते थे वो इंडिया में करते थे, बट इस बार मोहम्मद मुइज़ू ने जो की वो टर्की में जाकर के पहली विज़िट की। इसके अलावा ही डिडंट केम टू इंडिया आफ्टर अज्यूमिंग द ऑफिस एज हिज फर्स्ट फॉरेन डेस्टिनेशन अनलाइक द पास्ट मालदीवियन प्रेसिडेंट्स। इसके अलावा ही डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एज वेल। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसमें कि इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस भी मेंबर्स हैं, है ना। मालदीव्स भी मेंबर्स हैं, इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस भी हैं। इसके अलावा मुइज़ू ने यह भी कसम खाई थी कि वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी जो अडॉप्ट की गई थी इब्राहिम सोलिह के द्वारा, इसके जो प्रेडिसेसर थे, उन्होंने इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई थी। उन्होंने कहा कि हम ये इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी भी चेंज करेंगे। इंडिया आउट कैंपेन इन्होंने
इन्होंने हालांकि इनकी पार्टी और इनके जो लोग हैं उन्होंने स्टार्ट किया इंडिया आउट कैंपेन, मतलब कि मालदीव से इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है वो कम करने के लिए। प्लस इन्होंने जो हाइड्रोग्राफी कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, याद रखिएगा हाइड्रोग्राफी कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, उसकी एक्सपायरी जो है वो 7 जून 2024 को हो जाएगी। एक्सपायरी कब होगी? 7 जून 2024 को एक्सपायरी होगी इंडिया ये आपका हाइड्रोग्राफी कोऑपरेशन का। 2019 में साइन किया गया था। ये हाइड्रोग्राफिकल सर्वेज किए जाते हैं इसमें, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ मालदीव्स, मैपिंग द अंडर वाटर सर्फेसेज, लेगून्स, कोस्ट लाइन्स, फिजिकल फीचर्स, इन सबकी मैपिंग की जाती है। इसको करने से मना कर दिया दोबारा रिन्यू करने से, ठीक है ना। एंड ये एग्रीमेंट जो था ये ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता था 5 ईयर्स के लिए एडिशनल, लेकिन वो उन्होंने मना कर दिया। इंडिया ने हालांकि अपने रिलेशंस को अभी ख़राब नहीं किया, कहा कि हम इनके साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं। ऑब्वियस बात है क्योंकि स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नहीं चाहते हैं कि चाइना वहाँ पे इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ाए। चाइना का ऑलरेडी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है मुइज़ू गवर्नमेंट का, तो हम और ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने अभी रिलेशंस ओपन रखे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूं कि चाइना जो है वो इट इज़ प्लानिंग टू डेवलप अ नेवल बेस इन मालदीव्स, है ना। और एक चाइना ने प्लान किया है ओशियन ऑब्जर्वेटरी इन मकुंधू अटोल जो है नॉर्थ ऑफ माले में, विच इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम लक्षद्वीप, तो वहाँ पर तो ये ऑल दीज थिंग्स आर देयर। इसके अलावा इंडिया मालदीव से एक एक्सरसाइज भी करते हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसको एकूवरिन कहते हैं। एकूवरिन इज द इंडिया मालदीवियन एक्सरसाइज। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। DGCA reviews the duty norms for the pilots, allows more rest। तो DGCA यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है उसने रिवाइज किया नॉर्म्स फॉर रेगुलेटिंग द ड्यूटी आवर्स ऑफ द पायलट्स, है ना। तो एयरलाइंस को कंप्लाई करना पड़ेगा जो रिवाइज्ड सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ। अब क्या क्या चेंजेस किए गए हैं मैं आपको जल्दी क्विकली बता दूं। जो नाइट ड्यूटी का टाइम पीरियड है उसको उन्होंने कहा है कि नाइट ड्यूटी का टाइम पीरियड आप 2 कंटिन्यूस दिनों से ज़्यादा नहीं दे सकते, मतलब 2 कंटिन्यूस से ज़्यादा नाइट ड्यूटी आप नहीं दे सकते। एंड इसके अलावा पहले जो था नो पायलट कैन बी रोस्टर्ड फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव नाइट ड्यूटीज़, देखो लिखा हुआ है। एंड दे कैन नॉट कैरी आउट मोर देन 2 लैंडिंग्स, है ना। पहले तो जो पूरे नाइट ड्यूटी का टाइम उसमें 2 लैंडिंग से ज़्यादा वो नहीं करेंगे। अर्लियर कितने लैंडिंग्स थे? 6 वर परमिटेड अर्लियर, तो नाइट ड्यूटी में 6 लैंडिंग्स परमिटेड थे पहले, अब केवल 2 लैंडिंग है। तो ये बिल्कुल उनके पायलट्स के हिसाब से बनाया गया है कि उनको भाई जो एक्सीडेंट्स हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके, ताकि इस तरीके से। इसके अलावा जो न्यू नॉर्म्स हैं, दे अलाउ पायलट्स वीकली रेस्ट पीरियड ऑफ कंटिन्यूस 48 आवर्स, 48 घंटे का रेस्ट पीरियड देता है। पहले कंटिन्यूस केवल 36 घंटे का रेस्ट पीरियड मिलता था पायलट्स को, नाउ दे विल गेट अ रेस्ट पीरियड ऑफ कंटिन्यूस 48 आवर्स इंक्लूडिंग 2 लोकल नाइट्स। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड DGCA के बारे में अगर आपको बात बताऊं तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि रेगुलेट करती है सिविल एविएशन को। एंड स्टैट्यूटरी कब बनी है? तो अभी एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 में आया था। एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 2020 में, उसी के थ्रू इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। एंड ये DGCA बहुत सारे काम करते हैं, जिनमें से मेन काम है इन्वेस्टिगेट करना एविएशन एक्सीडेंट्स को, मेंटेन करना जो रेगुलेशंस हैं रिलेटेड टू एविएशन, एंड responsible also for issuance and license pertaining to aviations like PPL, SPL, CPL in India, है ना। तो जो लाइसेंसिंग का काम है वो भी DGCA करती है। हेडक्वार्टर्स का दिल्ली में है। एंड गवर्नमेंट हालांकि अभी कोशिश कर रही है कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए विद द सिविल एविएशन अथॉरिटी, CAA जिसको बोलते हैं, विच विल बी ऑन द लाइन्स ऑफ अमेरिकन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अमेरिका में भी है फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके तर्ज पे ही इंडिया में भी CAA बनाने की कोशिश की जाएगी। आगे मूव करते हैं, आप भी मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लेंगे कि करके। यहाँ पे तो ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं। साउथ कोरिया सुपर कंडक्टिविटी क्लेम रिवाइव्ड विद न्यू डेटा। अब यहाँ पर 2-3 टर्म्स हैं जो मेनली आपको जानने हैं, हालांकि ये न्यूज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहले तो याद रखिएगा प्री प्रिंट क्या होता है, व्हाट इज अ प्री प्रिंट, है ना। जब आप पेपर और ये सब करते हैं ना, एज अ रिसर्चर आप जो रिलीज करते हो, तो एक प्री प्रिंट नाम का टर्म होता है। प्री प्रिंट एक ऐसा पेपर है दैट ऑथर्स हैव फिनिश्ड राइटिंग बट इट इज येट टू बी पीयर रिव्यूड। मतलब सपोज करो आप एक ऑथर हो किसी पेपर के, तो आपने पेपर तो अपना लिख लिया है लेकिन उसको पीयर रिव्यू नहीं करवाया है, मतलब कि दूसरे लोगों ने उसको रिव्यू नहीं किया, उसको टेस्ट नहीं किया है, तो वो प्री प्रिंट कहलाएगा। दैट इज फर्स्ट थिंग, ये रिसर्च रिलेटेड टर्म है। दूसरा टर्म था इस न्यूज़ में मीसनर
मीसनर इफेक्ट का। मीसनर इफेक्ट लिख लीजिएगा आप लोग। मीसनर इफेक्ट क्या है? इट इज वन ऑफ द फ्यू इफेक्ट्स दैट सर्टेन मटेरियल्स एग्जिबिट व्हेन दे आर एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट्स विदाउट एनी रेजिस्टेंस। मतलब कि जब कोई मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर लेता है, कंडक्ट करा लेता है बिना किसी रेजिस्टेंस के, तब वो शोकेस करता है एक इफेक्ट को जिसको हम बोलते हैं मीसनर इफेक्ट। याद रखेगा, मतलब कि ये सुपर कंडक्टिविटी के एक तरह से कहना चाहिए टेस्ट हो जाता है ना। मतलब कि अगर कोई सुपर कंडक्टिविटी वाला मटेरियल तो ही वो मीसनर इफेक्ट शो करेगा। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स विच यू कैन गेट फ्रॉम इट, ठीक है ना। मीसनर इफेक्ट की यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है, हालांकि मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। Okay, so this is the thing. Say a material is inside a magnetic field and then the material's physical conditions are changed such that it becomes a superconductor. मान लो कोई मटेरियल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में है और अचानक से आपने मटेरियल की प्रॉपर्टीज, फिजिकल कंडीशन ऐसे चेंज की कि वो सुपर कंडक्टर बन गया। एज इट ट्रांजिशंस टू इट्स सुपर कंडक्टिव स्टेट, मतलब जैसे जैसे वो ट्रांजिशन कर रहा होगा अपने सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, नाउ द मटेरियल विल एक्सपेल एनी मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स बल्क टू द सरफेस, ठीक है ना। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको एक्सपेल करेगा ये अपने सरफेस की तरफ। एंड ये जो एक्सपल्जन है मैग्नेटिक फील्ड का टुवर्ड्स द सरफेस, इसी को मीसनर इफेक्ट कहते हैं। याद रखिएगा, जो एक्सपल्जन है मैग्नेटिक फील्ड्स का फ्रॉम द बल्क टू द सरफेस, उसी को क्या बोलते हैं? मीसनर इफेक्ट। एंड दिस इफेक्ट कैन ओनली बी ऑब्जर्व विद द इलेक्ट्रिक करंट जो है यूज्ड टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड इज अ डायरेक्ट करंट। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी फर्स्ट प्लेस में, वो डायरेक्ट करंट से प्रोड्यूस हुई होगी, तभी ये शोकेस करेगा मीसनर इफेक्ट। अब जिस मटेरियल की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, जो सुपर कंडक्ट, क्या होता है दिक्कत, देखो क्या है, सुपर कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सुपर कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर में अडॉप्ट मतलब पा ली जाए तो उससे बड़ा कोई इस समय डिस्कवरी नहीं होगी। तो हुआ क्या दिक्कत कि अब लोगों को की होड़ लग गई सुपर कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पे डिटरमाइन करने की। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने डिटरमाइन कर लिया तो बहुत पैसे मिलेंगे और नोबेल वोबेल तो सब मिल जाएगा, है ना। तो इसी कारण से कई बार रश्ड जजमेंट्स भी हुए हैं और जल्दबाजी में कई बार ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को भी, कुछ ऐसे मटेरियल्स को भी लोगों ने कहा कि ये सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर लिया रूम टेम्परेचर में, जो नहीं कर रहा था, है ना। तो जैसे यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं जिस मटेरियल की, वो है LK99, ठीक है ना। व्हाट इज द नेम? द नेम इज LK99, है ना। कोरिया में इसके बारे में रिसर्च चल रही थी। इट इज अ कॉपर सब्सटीट्यूटेड लेड एपेटाइट। याद रखिए, कॉपर सब्सटीट्यूटेड लेड एपेटाइट, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये न्यूज इंपॉर्टेंट थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एडिटोरियल पार्ट में जो हम पहला एडिटोरियल डिस्कस करेंगे वो है एम्बिशियस पुश फॉर वैल्यूज एथिक्स इन हायर एजुकेशन। अब यहाँ पे दो टर्म आप लोग अपने नोट्स में लिखेंगे, एक ही टर्म है लेकिन एक टर्म का वर्जन 1 और वर्जन 2 है। तो वो टर्म कौन सा है? वो टर्म है आपका मूल्य प्रवाह। मूल्य प्रवाह और मूल्य प्रवाह 2.0। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये अभी आपका यूजीसी जो है, यूजीसी हैज बीन इशूइंग रेगुलेशंस, गाइडलाइंस एंड डायरेक्टिव्स, और इसी के अंतर्गत उन्होंने इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स मतलब रिलीज किए हैं फॉर हायर एजुकेशन कम्युनिटी, जिसमें ये गाइडलाइन इंपॉर्टेंट है मूल्य प्रवाह 2.0। एक मॉडिफाइड वर्जन है मूल्य प्रवाह का। मूल्य प्रवाह 2019 में नोटिफाई किया गया था और इसका मेन एम क्या है? द मेन एम इज टू इनकलकेट ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनमें ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स को इन्फ्यूज करना जो है मेन एम है मूल्य प्रवाह जो कि 2019 में रिलीज हुआ था, और अभी मतलब अब जो है वो मूल्य प्रवाह 2.0 होगा, ठीक है, सेकेंड वर्जन। अब इसका बेसिकली कहना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे बड़े जो इश्यूज चल रहे हैं कई बार हायर एजुकेशन में देखने में, वो है फेवरेटिज्म इन हायरिंग। हायरिंग के समय फेवरेटिज्म दिखाना, ट्रेनिंग के दौरान डिस्क्रिमिनेशन करना, पे एंड प्रमोशन में डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल हैरासमेंट वर्क प्लेस में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन प्रमोशन, इनकंसिस्टेंट व्यू ऑन डिसिप्लिन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, जेंडर डिफरेंशिएशन इन कंपनसेशन, नॉन परफॉर्मेंस फैक्टर्स ओवरलुक्ड इन अप्रेजल्स, arrangements with vendors for personal gains, gender discrimination during recruitment and hiring, है ना। तो आप इसको देखें, इश्यूज बहुत सारे इश्यूज हैं। यही सब चीज़ों को दूर करने के लिए, उसमें एथिकल पुट डालने के लिए, ह्यूमन वैल्यूज इंड्यूस करने के लिए ये मूल्य प्रवाह को रिलीज किया जाता है, ठीक है ना। एंड
लेकिन वही है, ऑथर ने कहा कि जब तक इसको आप सिंसियर एफर्ट्स के साथ बैक नहीं करेंगे, तो जैसे मूल्य प्रवाह का कोई ज़्यादा मतलब नहीं निकला था, वैसे ही मूल्य प्रवाह 2.0 का भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। इट विल बिकम मोर ऑफ अ फॉर्मेलिटी, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब मूल्य प्रवाह 2.0 में सबसे बड़ी जो चीज़ पे फोकस किया गया है ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ताकि जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो थोड़ा क्लियर रहे, क्रिस्टल क्लियर रहे और ट्रांसपेरेंट रहे, ताकि और ज़्यादा क्रेडिबल हो सके और ज़्यादा उस पर भरोसा आ सके, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट में हो सके। एंड इट ऑल्सो सीक्स टू एबॉलिश द डिस्क्रिमिनेटरी प्रिविलेजेस ऑफ ऑफिशियल्स एंड अर्जेस द एडमिनिस्ट्रेशन टू पनिश द करप्ट प्रैक्टिसेस, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन से कहा गया है कि भैया आप करप्ट प्रैक्टिसेस को पनिश करें और डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करें। एंड इट ऑल्सो इंकरेजेस द पर्सन एट ऑल लेवल्स टू थिंक एंड गिव देयर एडवाइस फ्रीली, ताकि लोग फ्रीली मतलब रेशनल तरीके से डेवलप कर सकें। एंड द गाइडलाइंस ऑल्सो रिक्वायर द हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन टू कंडक्ट मैटर्स इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, ऑनेस्टी एंड द हाइएस्ट डिग्री ऑफ एथिक्स। तो आप ओवरऑल समझ सकते हैं कि क्या वैल्यूज़ इनकलकेट करने की कोशिश की जा रही हैं, किन चीज़ों को दूर करने की कोशिश किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस मूल्य प्रवाह 2.0 में क्लियर है। एक इशू जो आया है वो आया है कॉन्फिडेंशियलिटी को इंड्यूस करने का। तो इन्फेसिस यहाँ पे डाला गया है कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मेंटेन की जाए, लेकिन ये फिर अपोजिट हो जाती है राइट टू इन्फॉर्मेशन के, है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन कहता है भाई आपको फ्रीली काम करना है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में रखनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी वहीं पे कहती है कि भैया आपको अपनी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ज़रूर क्लैश राइट टू इन्फॉर्मेशन से देखने को मिला है। एंड गाइडलाइंस और अच्छा काम कर सकती हैं अगर प्रॉम्प्टली सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ सकती हैं। मतलब कि अगर आपने कोई रिक्रूटमेंट किया तो उसके इंटरव्यू को आप अपलोड कर दीजिए, आप उसके एजेंडाज को अपलोड करिए, मिनट्स ऑफ द मीटिंग आप अपलोड करिए, है ना। इन चीज़ों में आप कॉन्फिडेंशियलिटी ना करें तो ज़्यादा बेटर है। एंड इसके अलावा उन्होंने ऑथर ने ये भी कहा है कि जो एक टर्म यूज़ किया गया है कि मूल प्रवाह 2.0 में, कि स्टाफ और स्टूडेंट यूनियन जो है दे मस्ट रेज द इशूज इन अ डिग्निफाइड मैनर। अब ऑथर ने कहा कि गाइडलाइंस ये तो डिफाइन करती नहीं कि डिग्निफाइड मैनर क्या होता है। तो कई बार क्या हो सकता है कि जब ये डिफाइंड नहीं है तो इसका यूज़ किया जा सकता है, इट कैन बी मिसयूज्ड टू थ्रेटन और शन सच वॉइसेस, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अंडरस्टैंडिंग ईयूज कार्बन बॉर्डर टैक्स, CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। EU ने ये कहा है कि 55% रिडक्शन करना था उनको ग्रीन हाउस गैस एमिशन का बाय 2030 फ्रॉम द 1990 लेवल। तो ये पहले याद रखना कि EU ने क्यों बोला है कि वो करेंगे। 55% रिडक्शन करना है उनको ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में बाय 2030 कंपेयर टू द 1990 लेवल, ठीक है ना, अंडर द यूरोपियन ग्रीन डील है ये। CBAM उसी का पैकेज है ना। एंड उनको दूसरा, ये तो पहला रीज़न है EU क्यों कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ला रहा है। दूसरा उनका रीज़न ये है कि EU प्रोडक्ट्स जो है दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज जैसे कि इंडिया एंड चाइना। तो वो भी चाहते हैं कि हमारे EU के प्रोडक्ट्स भी आगे बढ़े, है ना। तो दो रीजन्स हैं मेजर, तो यही दूसरा रीज़न है। एंड तीसरा उन्होंने कहा कि द EU आर्ग्यूज दैट हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंप्लायंसेस इन इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री विल रिड्यूस देयर कॉम्पिटिटिवनेस, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि इंडिया के लिए क्यों खराब है। ऑब्वियसली बात है खराब है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स जब वहाँ जाएंगे तो वो कह देंगे भैया कार्बन इंटेंसिव है आपके प्रोडक्ट, तो आप हमको अलग से इतना टैक्स दो, ये टैक्स दो, वो टैक्स दो, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अब इंडिया के पास बेसिकली दे शुड चैलेंज द प्रैक्टिस एज वॉयलेटिव ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पहला जो तरीका है जिसके थ्रू हम इसको अपोज कर सकते हैं वो है कि ये CBDR का जो है अपोजिट है। मतलब कि जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं EU के ऊपर ज़्यादा ओनस आता है, इंडिया के ऊपर कम आता है ना। क्योंकि EU और इन कंट्रीज ने ज़्यादा एमिशन किया है, वो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, इंडिया अभी डेवलपिंग स्टेज में है। तो एक तो उनका ये कहना है। दूसरा उनका ये कहना है कि EU could collect the tax and return the funds to such countries to invest in their green technology। दूसरा ये कर सकते हैं EU वाले कि ठीक है टैक्स तो कलेक्ट करें लेकिन वापस इंडिया जैसी कंट्री में ही लगा दें, है ना, ताकि यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है ग्रीन टेक्नोलॉजीज वाली तो वो सॉल्व हो जाए, है ना। और इंडिया ने ऑलरेडी CBAM को चैलेंज किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने अंडर स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोविजंस, ठीक है ना। तो इंडिया ने ऑलरेडी किया हुआ है एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच वर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
एक्सप्लोरिंग इंडियाज डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज थ्रू जीआई टैग्स। अब यहाँ पे ऑथर ने बेसिकली जीआई टैग्स के बारे में बताया है। कुछ जीआई टैग्स के नाम भी इसमें लिखे थे, तो मैं उनके लिए ही ये न्यूज़ आपको बता रहा हूँ। एक जैसे डोंगरिया कोंड शॉल है फ्रॉम उड़ीसा, ये डोंगरिया कोंड शॉल है फ्रॉम उड़ीसा। इसमें सुंदरबन हनी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पे जैसे डोंगरिया खोंड है वो हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में आते हैं, और सुंदरबन हनी जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो मेन है कि कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। तो मेजर 5 कैटेगरीज हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स 196 प्रोडक्ट्स हैं इसमें, फूड स्टफ में 38 है, हैंडीक्राफ्ट्स में 285 है, मैन्युफैक्चर्ड में 15 है, नेचुरल में 2 है। मतलब कि आप देख सकते हैं नेचुरल से लेकर के मैन्युफैक्चर्ड तक, फूड स्टफ से लेके हैंडीक्राफ्ट तक, और फिर एग्रीकल्चर, हर तरीके के चीज़ प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जाता है। तो अगर यूपीएससी कभी आपको यहाँ पे घुमाए फिराए तो वहाँ पे मत घूमना, और ये दिमाग में रखना कि नहीं ऐसी चीज़ों को भी दिया जा सकता है। इसके अलावा कोयम्बटूर वेट ग्राइंडर, दैट इज़ टू मेक अ बैटर फॉर इडलीज, इसको भी जीआई टैग दिया गया है मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी में। इसके अलावा मैसूर मलीगे, याद रखिएगा, इट्स अ वेराइटी ऑफ जैस्मीन, मैसूर फ्रॉम कर्नाटका। एंड इसके अलावा फ्रेग्रेंट सैंडलवुड सोप है, ठीक है ना। इसके अलावा पेंटिंग्स फ्रॉम थंजावुर इन तमिलनाडु, इनको भी दिया गया है। एंड थंजावुर की आइकॉनिक बॉबल हेड डॉल्स, थंजावुर की बॉबल हेड डॉल्स जो हैं वो भी जीआई टैग मिला है उनको तमिलनाडु से, है ना। तमिलनाडु से सबसे ज़्यादा आई थिंक जीआई टैग हैं, आप देख सकते हैं तमिलनाडु स्टेट के। आई थिंक 34, 6, 50, 10, 60, 68, 76, 76 मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है ना। 20, 40, 60, 70, हाँ तमिलनाडु के सबसे ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, है ना। इसके अलावा फिर उत्तर प्रदेश के भी हैं 50 के आसपास, बट तमिलनाडु इज़ हैविंग द हाईएस्ट नंबर एज आई कैन सी। आगे मूव करते हैं, डिबेटिंग इंडियाज़ न्यू हिट एंड रन लॉ। अब ये जब ही हिट एंड रन लॉ आया है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, आप सबको पता होगा, जो भारतीय न्याय संहिता है उसका सेक्शन 106 106 का सबसेक्शन 2 जो है वो कहता है कि 10 साल तक की पनिशमेंट है एंड फाइन है 7 लाख रुपए तक का, अगर जो एक्सीडेंट करने वाला है बंदा है वो भाग जाता है अगर, तो मतलब हिट एंड रन अगर आप कर लेते हैं तो 7 लाख रुपए और 10 साल तक की सज़ा, ठीक है ना, अगर वो रिपोर्ट नहीं करते इंसिडेंट टू अ पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट। इसके अलावा अगर मान लो कर देते हो आप तो 5 साल की सज़ा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कई लोगों ने अपोज किया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो ड्राइवर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनका ये कहना था कि उनको नहीं कंसीडर किया गया इस लॉ बनाने से पहले। दे हैव रेज द कंसर्न। सबसे बड़ा कंसर्न रेज करने का क्या था कि उनका पेनल्टी बहुत ज़्यादा है और पनिशमेंट बहुत ज़्यादा है, और उनके चैलेंजिंग वर्क को नहीं देखा गया। मतलब कि जो लॉन्ग ड्राइविंग आवर्स होते हैं, डिफ़िकल्टी ऑफ रोड्स होती हैं, देयर आर मेनी रीजंस बिकॉज ऑफ विच एक्सीडेंट कैन बी कॉज। ये ड्राइवर के कंट्रोल में कई बार रहते हैं, कई बार ड्राइवर के कंट्रोल में रहता ही नहीं है, सामने वाली पार्टी के मान लो है रीज़न है, या फिर मान लो पुअर विजिबिलिटी ड्यू टू फॉग है। ऑल दीज आर द फैक्टर्स दैट कैन बी कंबाइंड, है ना। इसके अलावा मॉब वायलेंस भी इनके ऊपर बहुत होता है, ड्राइवर्स के ऊपर। तो ऑल दीज थिंग्स वर नॉट कंसीडर्ड, एंड इसीलिए उनका ये कहना है कि ये जो मतलब लॉ है दिस इज़ रॉन्ग एंड इट नीड्स अ प्रोटेस्ट, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, बिल्कुल आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे। इट्स टाइम फॉर अ लार्ज स्केल ओवरहॉल ऑफ इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड। तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड के बारे में थोड़ा सा बेसिक आपको पता ही होगा कि 2016 में लाया गया था। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे उनके ऑब्जेक्टिव्स थे कि जो डेटर के असेट है, मतलब एक जैसे जो जिसने लोन लिया हुआ है और अगर वो लोन नहीं चुका पा रहा है तो उसके एसेट से वैल्यूज़ निकाली जाए और फिर लोगों को चुकाया जाए, है ना। एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए टाइमली इफेक्टिव रेजोल्यूशन इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी केसेस का, बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, जिसमें क्रेडिटर्स, डेटर्स, स्टाफ सबको बेनिफिट मिले, facilitate the promotion of a competitive market and economy and provide for a framework to deal with cross border insolvency cases। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव्स कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो टाइम पीरियड की बात हो, चाहे वो क्रेडिटर्स की बात हो, चाहे वो जिन्होंने लोन दिया है उनकी बात हो, उनको हमेशा लॉस हो रहा है।
है ना। तो दीज हैव बीन द इश्यूज एंड इसीलिए ऑथर ने कहा कि एक ओवरहॉल की ज़रूरत है इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड में। प्लस एक टर्म है हेयर कट। हेयर कट क्या टर्म है, ये इंडियन बैंकर्स डिक्शनरी का टर्म है हेयर कट, दैट इज राइटिंग ऑफ द लोन्स, है ना, राइटिंग ऑफ द लोन्स एंड एक्रूड इंटरेस्ट। तो राइटिंग ऑफ द लोन्स का मतलब क्या होता है, लोन राइट ऑफ एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो बैंक है वो उसको काउंट करना बंद कर देता है एज एसेट। मतलब देखो बैंक जो लोन देती है, मैंने बैंक ने अगर आपको 100 रुपये भी दिया ना तो वो बैंक के एसेट वाले काउंटर में चला जाता है ना, बैंक का एसेट होता है वो। बट कई बार जब बैंक को लगता है कि भैया ये पैसा नहीं मिल सकता तो ये क्या हो जाता है, वो उसको मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको काउंट करना बंद कर देते हैं अपने एसेट में, ठीक है, उस 100 रुपये को नहीं गिनेंगे वो। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको लोन राइट ऑफ, इसी को हेयर कट कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बैंकिंग में हेयर कट क्या है तो हेयर कट इज दिस प्रोसेस। इसके अलावा एक रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात की गई है, जो रिलीज कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज करता है। याद रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्राइवेट इंडस्ट्री लीड्स यूएस फर्स्ट मून लैंडिंग सिंस अपोलो। अपोलो के बाद यूएस की पहली मून लैंडिंग करने वाला है एक प्राइवेट इंडस्ट्री का वो। एंड द फर्स्ट अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट टू अटेम्प्ट टू लैंड ऑन द मून इज मोर देन हाफ अ सेंचुरी इज पॉइज्ड टू ब्लास्ट ऑफ अर्ली मंडे को शुरू हो गए। एंड इसका नाम क्या है, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, याद रखेगा। उसका है वल्कन सेंटोर, याद रखेगा, जो नाम है वो है वल्कन सेंटोर। और ये वल्कन सेंटोर किसका है, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस का है, ठीक है ना, जो वहाँ की प्राइवेट कंपनी है। तो केप कनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन जो है फ्लोरिडा में, वहाँ से वोएज स्टार्ट होगा। एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड ये जो इसमें इसके अंदर एक लैंडर है, उसका नाम है पेरिग्रीन टच डाउन करेगा मिड लैटिट्यूड रीजन ऑफ द मून, जिसको हम साइनस विस्कोसिस्टैसिस बोलते हैं, याद रखिएगा। ये भी नाम याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि साइनस विस्कोसिटैटिस क्या होता है, तो साइनस विस्कोसिटैटिस जो है, या बे ऑफ स्टिकीनेस बोलते हैं। तो बे ऑफ स्टिकीनेस या साइनस विस्कोसिटैटिस जो है वो आपका कहाँ पर है, ये मिड लैटिट्यूड रीजन है, जो कि मून का मिड लैटिट्यूड रीजन है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड सॉफ्ट लैंडिंग जो हुई है मून के ऊपर, वो किया है कौन कौन से कंट्रीज ने, सोवियत यूनियन था पहला, फिर यूनाइटेड स्टेट्स है दूसरा, तीसरा है चाइना एंड फोर्थ है इंडिया। केवल 4 ही कंट्रीज हैं जो सक्सेसफुल हुई हैं। हालांकि अभी जो जापान है वो ट्राई कर रहा है स्लिम के माध्यम से, याद रखिएगा, जापान किससे, स्लिम लैंडर जो है वो जापान का है, उसके थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा नासा का एक और मिशन है आर्टेमिस, विच इज़ द प्रोग्राम टू रिटर्न एस्ट्रोनॉट्स टू द मून। इस डिकेड में ही वो करना चाहते हैं एंड प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर गोइंग टू द मार्स एज वेल। So that is the thing which is important. I hope you got clarity. So that is it for the day, friends. Please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.